नमस्कार। बॉलीवुड में आजकल ना एक नई फिल्म की काफी चर्चा है, ठम्मा। हाँ, मैंने भी सुना है। सुना है इसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, मतलब सब कुछ एक ही पैकेज में डालने की कोशिश की है। सुनने में तो ये बड़ा दिलचस्प लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? बिल्कुल, ये सवाल तो है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना 2025 में जो ये हिंदी फिल्म आई है ठम्मा, इससे जुड़े कुछ रिव्यू हैं, कुछ लेख हैं। अच्छा। तो उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आखिर है क्या और क्यों इतनी बातें हो रही हैं इसकी। तो मतलब आज की हमारी ये पड़ताल पूरी तरह ठम्मा के इर्द गिर्द रहेगी। हम जानना चाहेंगे कि भाई इसकी कहानी में कितना दम है, एक्टर्स ने क्या किया है, और दर्शकों और क्रिटिक्स उनकी कसौटी पर ही कितनी खरी उतरी है। हाँ, और ये जो आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है हॉरर कॉमेडी का, उसमें ये फिल्म कहाँ फिट होती है? हाँ, और ये भी देखना होगा कि ये जो अलग अलग जॉनरा हैं इनको मिलाया कैसे गया है। और एक और बात, ये मैडॉक फिल्म्स के एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी हैं। ओह अच्छा, यूनिवर्स जैसे वो बॉलीवुड में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये यूनिवर्स क्या है, इसका क्या मतलब है और ठम्मा इसमें कैसे फिट होती है, इस पर भी बात करेंगे। इसी यूनिवर्स में पहले स्त्री आई थी, भेड़ी आई थी। हाँ, वो तो काफी चली थी। बिल्कुल, काफी अच्छा किया था उन्होंने। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक अकेली फिल्म नहीं है, एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी बेसिक जानकारी से। फिल्म का नाम ठम्मा 2025 में आई, हिंदी में जी। और जॉनर है रोमांटिक हॉरर कॉमेडी। ये सुनने में अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है तो थोड़ा अनोखा। हाँ, इसके डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोत्तर और प्रोड्यूसर्स हैं मैडॉक फिल्म्स, मतलब दिनेश विजान। ओके, मैडॉक फिल्म्स। हाँ, और जैसा हमने कहा, ये उनके हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शायद 5वीं फिल्म है। इस यूनिवर्स की खासियत ही यही है कि ये इंडियन फोकलॉर, मतलब लोक कथाओं और मान्यताओं को हॉरर और कॉमेडी के साथ मिलाकर पेश करते हैं। तो उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थीं पहले से। और स्टार कास्ट नाम तो बड़े सुनाई दे रहे हैं। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी हैं। हाँ, परेश रावल भी हैं। अरे वाह, ये तो काफी मतलब वजनदार टीम लग रही है फिर। बिल्कुल, कास्टिंग तो काफी सोच समझ कर की गई लगती है। देखिए, आयुष्मान खुराना तो जाने ही जाते हैं अपने अलग तरह के किरदारों के लिए। सही कहा। रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार, वो तो किसी भी फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। सही कहा। इतनी मजबूत कास्ट के साथ तो कहानी पर उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। सुनने में आया कि कहानी थोड़ी हटके है। हाँ, एक पत्रकार है जो वैम्पायर बन जाता है, क्या ये सच है? हाँ, कहानी का जो कोर आइडिया है वो यही है जो इसे थोड़ा अलग बनाता है। एक जर्नलिस्ट है जिसे पता चलता है कि वो असल में एक वैम्पायर है। अच्छा। और फिर उसे अपनी इस छिपी हुई डार्क विरासत का सामना करना पड़ता है ताकि वो खून की एक बागी नस्ल, मतलब एक रोग ब्लड लाइन को रोक सके जो शायद कुछ गलत कर रही है। ओह। हाँ, तो इसमें रोमांस का एंगल भी है, इंडियन फोकलोर से जुड़े तत्व हैं और साथ में सुपरनैचुरल चीजों का तड़का भी है। मतलब रोमांस, लोक कथा, वैम्पायर और ऊपर से कॉमेडी, ये तो थोड़ी खिचड़ी बनाने की कोशिश नहीं लगती? हाँ, क्या ये सब चीजें एक साथ अच्छे से मिल पाईं? और ये वैम्पायर जॉनर में कॉमेडी का ट्विस्ट, ये कितना कामयाब हुआ? क्योंकि आमतौर पर वैम्पायर फिल्में तो काफी डार्क और सीरियस होती है ना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज भी था और शायद सबसे बड़ा आकर्षण भी। वैम्पायर का जो एक स्थापित कॉन्सेप्ट है ना, जो अक्सर वेस्टर्न कहानियों से आता है, हाँ। उसे कॉमेडी के साथ पेश करना, ये एक बड़ा दांव था। समीक्षाओं में इस बात पर काफी ध्यान दिया गया है कि क्या ये फिल्म इन दोनों सिरों को सक्सेसफुली जोड़ पाती है। और क्या रहा नतीजा? कुछ का मानना है कि ये नया अंदाज अच्छा है, ताजगी लाता है, जबकि कुछ को लगता है कि ये बैलेंस हमेशा बना नहीं रहता। तो ये देखना दिलचस्प है कि दर्शक इसे कैसे ले रहे हैं। ये बैलेंस साधना तो मुश्किल काम है। चलिए अब एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर आते हैं। आयुष्मान खुराना है लीड रोल में। कॉमेडी के लिए तो वो जाने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये हॉरर और शायद थोड़ा एक्शन वाला रोल, इसमें उनका काम कैसा रहा? क्या वो इस बैलेंस को साध पाए? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आयुष्मान खुराना ने रोल के साथ न्याय किया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग और जो हॉरर वाले सीन्स हैं, हाँ, उनके बीच एक अच्छा प्रभावी संतुलन बनाया है। ये उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर का रोल था शायद, पर उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और एक दमदार परफॉर्मेंस दी है। अच्छा। उनका किरदार एक आम इंसान से वैम्पायर बनने का सफर दिखाता है, तो उसमें हास्य और डर दोनों के मौके हैं और लगता है उन्होंने इन दोनों पहलुओं को अच्छे से निभाया। और रश्मिका मंदाना,
उनका किरदार तड़ाका बताया जा रहा है। नाम तो बड़ा मसालेदार है। हाँ, नाम तो इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कि उन्हें मासूमियत और ताकत के मेल के लिए तारीफ मिली है। उनके किरदार की क्या भूमिका है कहानी में? उनका किरदार कहानी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट बनकर नहीं रह गया है। अच्छा। ये तड़ाका नाम ही शायद उसके किरदार की दोहरी परत की ओर इशारा करता है। एक तरफ मासूमियत है, दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर ताकत दिखाने की क्षमता। उनकी और आयुष्मान की केमिस्ट्री पर भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, ओके। जो रोमांटिक एंगल को मजबूत करती है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका नाम ही काफी है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सूक्ष्म अभिनय मतलब न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस से फिल्म को गहराई दी है। उनका किरदार कैसा है? कुछ अलग? नवाजुद्दीन तो जिस भी फिल्म में होते हैं अपनी छाप छोड़ते ही हैं। यहाँ भी उनका किरदार महत्वपूर्ण है और उनके अभिनय की बारीकियों की तारीफ हुई है। जहाँ फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का शायद थोड़ा शोर ज्यादा है, वहीं नवाज का किरदार कहानी को एक ठहराव और संजीदगी देता है, ऐसा लगता है। हो सकता है उनका रोल फिल्म के रहस्य और लोक कथा वाले पहलू से जुड़ा हो सकता है, जिसमें उनका स्वाभाविक अभिनय रंग भरता है। नवाजुद्दीन तो बेहतरीन है ही, पर कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या इस तरह की जॉनर फिल्म में सूक्ष्म अभिनय हमेशा काम करता है या कभी-कभी थोड़ा लाउड परफॉर्मेंस ज्यादा असरदार होता है? खैर, हाँ, ये सोचने वाली बात है। सहायक कलाकारों का क्या? परेश रावल और फैजल मलिक भी हैं। उनका काम भी ठोस बताया गया है। परेश रावल तो कॉमेडी के महारथी हैं। हाँ, वो तो हैं। करती होगी। फैसल मलिक भी अपने किरदारों से ध्यान खींचने में कामयाब रहते हैं। देखिए, एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म के लिए मजबूत सपोर्टिंग कास्ट बहुत जरूरी होती है और लगता है ठम्मा में इस बात का ध्यान रखा गया है। ये सब मिलकर फिल्म के ओवरऑल प्रभाव को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब पर्दे के पीछे चलते हैं। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी। निर्देशक हैं आदित्य सरपोतदार। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी के इस अनोखे मिश्रण को पर्दे पर कैसे उतारा है, ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है इस जॉनर में, शायद हिंदी में। आदित्य सरपोतदार ने पहले मराठी सिनेमा में हॉरर फिल्में बनाई हैं, तो जॉनर पर उनकी पकड़ तो है। हिंदी में ये उनका बड़ा प्रयास है। हाँ, ओके। समीक्षाओं के अनुसार उन्होंने इस मुश्किल मिश्रण को काफी हद तक अच्छे से संभाला है। कहानी की जो रफ्तार है वो तेज रखी गई है। अच्छा। ताकि दर्शक बंधे रहे और बोरियत ना हो। ये जरूरी भी है, खासकर जब आप इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ लेकर चल रहे हो। हाँ, पेसिंग बहुत जरूरी है। और देखने में कैसी है फिल्म? आजकल विजुअल अपील बहुत मायने रखती है, खासकर हॉरर और फैंटेसी फिल्मों में। वीएफएक्स वगैरह कैसे हैं? हाँ, इस पहलू पर काफी जोर दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म के विजुअल्स शानदार है और इसमें नई तरह के वीएफएक्स मतलब कंप्यूटर जनरेटेड स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये विजुअल्स न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि वो हॉरर वाला माहौल बनाने और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को विश्वसनीय दिखाने में मदद करते हैं। इससे फिल्म का मनोरंजन मूल्य बढ़ जाता है। ये अच्छी बात है। खराब वीएफएक्स तो पूरी फिल्म का मजा किरकिरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं संगीत की। आजकल फिल्मों में गाने अक्सर कहानी से कटे हुए से लगते हैं। सचिन जिगर ने संगीत दिया है ठम्मा का। कैसा रहा उनका काम? संगीत को लेकर प्रतिक्रिया काफी पॉजिटिव है। सचिन जिगर अपने हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। हाँ। ठम्मा के कुछ गाने जैसे तुम मेरे ना हुए, पॉइजन बेबी और दिलबर की आंखों का, ये रिलीज के बाद काफी पॉपुलर हुए हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि इन गानों को सिर्फ फिल्म में ठूंसा नहीं गया है, बल्कि ये कहानी के मूड और नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। रोमांटिक गाने केमिस्ट्री को उभारते हैं, तो शायद कुछ पेपी नंबर्स फिल्म के मजेदार माहौल को सेट करते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा कि गाने कहानी का हिस्सा है। जब संगीत नैरेटिव के साथ जुड़ता है ना, तो उसका असर बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। फिल्म चली कैसी? बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा प्रदर्शन? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स तो काफी अच्छी थी। फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली थी। हाँ। रिलीज के पहले दिन दोपहर तक ही करीब 5 करोड़ 13 लाख रुपए कमा लिए थे। अरे वाह। इसे एक मजबूत शुरुआत माना गया, खासकर आजकल के माहौल में। अरे वाह, तो ओपनिंग तो सॉलिड रही, लेकिन क्या ये मोमेंटम बना रहा? और क्रिटिक्स का क्या कहना था? क्या उन्हें भी ये फिल्म उतनी ही पसंद आई जितनी शुरुआती दर्शकों को? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अच्छा। जो रिव्यू पोर्टल्स हैं, उनके अनुसार आलोचकों की राय बंटी हुई थी। कुछ समीक्षकों ने फिल्म के मनोरंजन मूल्य, आयुष्मान और रश्मिका के प्रदर्शन और ह्यूमर की काफी तारीफ की। उन्होंने इसे एक मजेदार टाइम पास फिल्म बताया। लेकिन इसमें लेकिन जरूर होगा। हाँ, लेकिन कुछ दूसरे समीक्षकों का मानना था कि कहानी में नयापन कम था।
उन्हें लगा कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा में पहले जो फिल्में आ चुकी हैं, ठम्मा, उससे बहुत आगे नहीं जाती। कुछ ने कहानी के दूसरे हिस्से के थोड़े कमजोर होने या लॉजिक में कमी की भी बात उठाई। तो कुल मिलाकर क्रिटिक्स पूरी तरह से एकमत नहीं थे। अच्छा, तो ये मिक्स्ड रिव्यू वाली कैटेगरी में आई। ये अक्सर होता है, खासकर जब कोई फिल्म कुछ नया ट्राई करती है। दर्शकों का क्या रिएक्शन रहा? सोशल मीडिया पर क्या माहौल था? शुरुआती बॉक्स ऑफिस आंकड़े तो अच्छे थे। दर्शकों की प्रतिक्रिया रिव्यूज के मुकाबले ज्यादातर पॉजिटिव लग रही थी। सोशल मीडिया पर लोग इसे टोटल क्राउड प्लीजर और परफेक्ट दिवाली वॉच बता रहे थे। अच्छा, दिवाली रिलीज थी। हाँ, दिवाली के आसपास रिलीज होने का शायद इसे फायदा मिला। लोगों ने इसके हास्य, रोमांच और वो जो फेस्टिव अपील होती है उसकी काफी तारीफ की। ऐसा लगता है कि आम दर्शक जो सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्म देखने जाता है, हाँ, उसे ये पसंद आई। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ फेस्टिव माहौल का असर था, या फिल्म में वाकई कुछ ऐसा है जो क्रिटिक्स की नजर से चौंक गया? या शायद आम दर्शक जॉनर फिल्मों से बस यही चाहता है, थोड़ा डर, थोड़ी हंसी और अच्छा टाइम पास? ये एक अच्छा सवाल है। बिल्कुल हो सकता है कि समीक्षक कहानी में गहराई या जॉनर में कुछ नयापन ढूंढ रहे हों, जबकि आम दर्शक को फिल्म का पेस, परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट वैल्यू ज्यादा पसंद आया हो। और स्त्री और भेड़िया की सफलता ने भी शायद दर्शकों का एक बेस तैयार कर दिया है जो इस तरह की फिल्मों का इंतजार करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। अब जरा इसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और जॉनर की बारीकियों पर बात करते हैं। सुनने में आया है कि फिल्म में वैम्पायर्स के लिए बेतालवाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ये क्या चीज़ है? हाँ, क्या ये इसे ड्रैक्युला या ट्वाइलाइट वाले वैम्पायर्स से अलग बनाता है? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। फिल्म पारंपरिक वेस्टर्न वैम्पायर की जगह बेतालवाद का कॉन्सेप्ट पेश करती है। बेताल तो भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का एक जाना माना चरित्र है। हाँ, विक्रम बेताल। बिल्कुल, विक्रम बेताल की कहानियों से। तो ये शब्द इस्तेमाल करके फिल्म शायद वैम्पायर के मिथक को एक देसी इंडियन रंग देने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, मतलब शायद वैम्पायर की शक्तियां, कमजोरियां या उनके बनने की प्रक्रिया वो भी अलग तरह से दिखाई गई होगी। क्या इस पर कुछ पता चला कि ये बेतालवाद कितना अलग है? देखिए, लेखों में इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं मिला, लेकिन इशारा यही है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है। ये कोशिश है वैम्पायर को भारतीय संदर्भ में ढालने की, उसे हमारी अपनी कहानियों और मान्यताओं से जोड़ने की। हो सकता है उनकी शक्तियां अलग हों, उनकी प्रेरणाएं अलग हों, या उन्हें कंट्रोल करने के तरीके अलग हों। ये फिल्म को एक यूनिक पहचान देता है। बेतालवाद, ये वाकई अनोखा लगता है। पर क्या ये पहली बार है कि हिंदी सिनेमा में बेताल का विषय आया है? यहीं पर एक और रोचक बात सामने आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार ठम्मा बेताल विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म नहीं है। अरे हाँ, 1986 में भी एक क्लासिक फिल्म आई थी जिसमें इस विषय को छुआ गया था। हालांकि उस फिल्म का जॉनरा और ट्रीटमेंट शायद बिल्कुल अलग रहा होगा। अरे वाह, 1986 की फिल्म, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे सिनेमा के लिए नया नहीं है, लेकिन ठम्मा ने इसे हॉरर कॉमेडी के इस नए फ्रेमवर्क में डालकर दोबारा पेश किया है। बिल्कुल। ये जानना दिलचस्प होगा कि उस पुरानी फिल्म का नाम क्या था और वो कैसी थी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे फिल्म मेकर्स पुरानी जड़ों और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें आज के दर्शकों के लिए नए अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ हॉलीवुड की नकल करने के बजाय अपनी कहानियों को खोजने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाकर अगर हम सभी स्रोतों को रिव्यू, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स, लेखों को एक साथ रख के देखें तो ठम्मा के बारे में क्या तस्वीर उभरती है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? सार यही है कि ठम्मा हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का एक महत्वाकांक्षी मिश्रण पेश करने की कोशिश करती है। ये मडडॉग के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है और इसमें एक मजबूत स्टार कास्ट है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के काम को सराहा गया है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे कलाकार फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और क्या ये कोशिश कामयाब हुई? मिलीजुली प्रतिक्रिया यही बताती है कि पूरी तरह से शायद सभी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, खासकर कहानी में नयापन लाने के मामले में, लेकिन इसे दर्शकों का प्यार मिला है। हाँ, में कहा गया। हाँ, चेतावनी ये है कि अगर कोई इस जॉनर में कुछ क्रांतिकारी या बहुत ही अनोखी कहानी की उम्मीद कर रहा है तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। ओके। हो सकता है ये जॉनर में कोई नया अध्याय ना लिखे, लेकिन इसके आकर्षक प्रदर्शन, मनोरंजक कहानी और वो देसी बेताल वाला ट्विस्ट, ये इसे एक संतोषजनक सिनेमाई अनुभव बनाते हैं।
खासकर उनके लिए जो मैडॉक यूनिवर्स की पिछली फिल्मों को पसंद कर चुके हैं। मतलब उम्मीदें सही रखकर जाएं तो निराश नहीं होंगे। अगर कोई दिमाग पर ज्यादा जोर डाले बिना हॉरर, कॉमेडी और रोमांस के तड़के वाली एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहता है तो थम्मा एक अच्छा विकल्प हो सकती है। बिल्कुल सही। ये उन फिल्मों में से है जो शायद अवार्ड्स ना जीतें, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। तो आज हमने थम्मा के कई रंग देखे। हमने समझा कि कैसे ये फिल्म अलग अलग जॉनर को मिलाने का जोखिम उठाती है। कलाकारों ने, खासकर आयुष्मान और रश्मिका ने, किरदारों में जान डाली है। हाँ, इसे दर्शकों से प्यार और आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, और कैसे इसने बेतालवाद के जरिए भारतीय लोक कथा को एक दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया है। हाँ, ये फिल्म भारत में हॉरर कॉमेडी के बढ़ते चलन का एक और उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे ग्लोबल जॉनर ट्रेंड्स को लोकल फ्लेवर और कहानियों के साथ अपनाया जा रहा है। वैम्पायर जो अब तक ज्यादातर वेस्टर्न कहानियों का हिस्सा थे, उन्हें बेताल के रूप में देखना अपने आप में एक रोचक प्रयोग है। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि थम्मा ने बेताल जैसे पुराने लोक कथाओं से जुड़े विषय को नए आधुनिक अंदाज में पेश किया। हाँ, तो लोक कथाओं और आधुनिक कहानी कहने के इस मेलजोल का भविष्य क्या हो सकता है? क्या भारतीय सिनेमा अपनी इन गहरी जड़ों से और कहानियां निकालकर उन्हें आज के दर्शकों के लिए पेश कर पाएगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और बेहतरीन सवाल है। भारत तो कहानियों का खजाना है, लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक किस्से। बिल्कुल। जिस तरह से अब स्पेशल इफेक्ट्स और कहानी कहने के तरीके बेहतर हो रहे हैं, इन कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। थम्मा जैसी फिल्में भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो इस दिशा में एक कदम जरूर हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में फिल्म मेकर्स इस खजाने का कितना और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।